नमस्कार। हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो को सुन रहे हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय भाषा उत्सव की। इस चर्चा में भाग ले रहे हैं भाषाविद रमाकांत बेंजवाल जी, गढ़वाली के बहुत संजीदा गीतकार गिरीश सुंदरियाल जी, भाषाविद कहानीकार मुकेश नौटियाल जी और गढ़वाली के कवि धर्मेंद्र नेगी। मैं गणेश कुक्षाल गणी आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ये बातचीत हो रही है। ऐसे अवसर पर भाषा, देश की भाषाओं और विशेष रूप से मातृभाषाओं की जो बात हो रही है, बेंजवाल जी, मातृभाषाओं के महत्व को इस नई शिक्षा नीति के आलोक में आप कैसे देखते हैं? गणी जी, जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि मातृभाषा जो हमारी है उसमें एक माध्यम जो है वो मातृभाषा का होगा, जो नई शिक्षा नीति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विज्ञान, हमारी जो भाषा है या जो हमारा गणित है या वो मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका तात्पर्य ये है कि जैसे हम प्राथमिक शिक्षा में जैसे अ से अनार पढ़ते हैं या र से रेल होता है, परंतु पहाड़ का बच्चा रेल नहीं देखता है। तो उनका मतलब यह है कि र से जो वहाँ की जो शब्दावली है, जो वहाँ के चीज है, जैसे रेड़ू हो गया या रेठू हो गया, वो शब्द आए उनको, क्योंकि वो ग्रहण करेंगे। गिलहरी पहाड़ में नहीं होती है, गौ से गिलहरी हो गया। तो ये मातृभाषा का मतलब ये है कि जो वहाँ की शब्दावली है उनका प्रयोग उसमें किया जाए, न कि उन मातृभाषा में पढ़ाई की जाए। नहीं, इसमें शायद मातृभाषा में पढ़ाई की भी बात है एक बात, लेकिन उससे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मातृभाषा आगे बढ़ेगी तो मुकेश नौटियाल जी, मातृभाषा पर अगर बात होगी तो हमें लगता है कि हमारे समाज का जो विज्ञान है, हमारे समाज का जो ज्ञान है और हमारे लोक का जो विज्ञान है वो भी आगे बढ़ेगा और बेहतरीन ढंग से आगे उसको स्थापित होने और नई पीढ़ी को स्थापित करने के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जी, देखिए, जो आपने कहा कि एक तो मुख्य धारा की भाषा है, एक आपकी कुछ स्थानीय भाषाएं हैं, हम सभी लोग भुक्तभोगी हैं। जो अभी आपने शुरुआती वक्तव्य में आप अपना कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अंचल में नहीं होती हैं और उन पर वो किताबों में होती हैं, तो आप कई समय तक तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, आप चिन्हित ही नहीं कर पाते हैं कि आपने जो चीज पढ़ी वो दरअसल है क्या। तो मातृभाषा का एक बड़ा लाभ यही होता है कि आप अपने अंचल से घनिष्ठता, एक तारतम्य बना लेते हैं। और इसके अलावा गणी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है वो ये भी है कि हमारे समय में क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक के जो इश्यूज है, इन इश्यूज को अगर पार पाने का कोई रास्ता है तो वो भी मातृभाषा से होकर आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गांव को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा अगर आपको इस वैश्विक समस्या से जूझना है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े वाइड स्पेयर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके वैश्विक ये बड़ी समस्याएं हैं, इसमें भी मातृभाषा, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी आपके पादप थे, बहुत सारे यहाँ तक कि जीव जंतु थे जिनके आप नाम ही बिसरा गए हैं, क्योंकि वो भाषाएं, कई भाषाएं खो गई, तो भाषा के साथ एक लोक भी गायब हो रहा है। मुझे लगता है कि जब आप बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा फोना इन सारे मसलों पे चर्चा करेंगे तो मातृभाषा की आपको जरूरत पड़ेगी। और ठीक ही है, नई शिक्षा नीति अगर इस पर जोर देती है तो स्वागत योग्य। नौटियाल जी ने बात की, उसको एक नया फलक दिया है कि इसको जो आज पूरी दुनिया के सामने जो खतरे आ रहे हैं, जब हम मातृभाषा की तरफ देखते हैं तो उसकी जो संजीदगी है, भाषा की जो अपनी जड़ें हैं, वो जड़ें हमें हमारी धरती से जोड़ के रखती हैं। तो जिन मुद्दों की ओर नौटियाल जी ने इशारा किया, गिरीश सुंदरियाल जी, उन मुद्दों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का संस्कार जो है, जो हमारे जेहन में, हमारे बचपन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि धरती की पूजा को लेकर के, शायद यही चीजें हैं जो बचाएंगी इसको। बिल्कुल बंधुवर, आपने सही कहा, क्योंकि भाषा को हम संस्कृत का बीज कहते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो तभी पल्लवित पुष्पित हो सकती है जब हमारी भाषा निरंतर आगे बढ़ेगी, हमारी भाषा जो है संरक्षित रहेगी और वो आगे बढ़ेगी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं, हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, उससे जुड़े हुए जो भाषिक शब्द हैं
वो अन्य भाषाओं में मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भाषा के इस महत्व को देखते हुए एनईपी 2020 से पूर्व एनसीएफ 2005 ने भी ये बात कही है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के माध्यम से हमारे विद्यालयों में जो बात आई है। और हम इस बात को भी मानते हैं कि यदि भाषा को ऊंचे स्तर पर, ऊंचे फलक पर ले जाना है तो उसे हमें अध्ययन अध्यापन से जोड़ना पड़ेगा। तो यही है कि मातृभाषा का महत्व इसलिए है कि जितने भी हमारे संस्कृति और सभ्यता के सरोकार हैं, उनकी जो भाषिक शब्दावली है उसका बड़ा महत्व है, और उसको हम आत्मसात तभी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एनईपी 2020 की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही किसी भी ज्ञान को, किसी भी विषय को जल्दी आत्मसात करता है, सुगमता से करता है और सरलता से करता है। इसलिए मातृभाषा के इस महत्व को देखते हुए हमारी इस नई पीढ़ी में जब वो स्थानांतरित होगा तो ये चीजें ज्यादा निखर करके आएंगी। आपने भाषा के संस्कार की बात की। धर्मेंद्र नेगी जी, आप बच्चों के लिए लिखते हैं, आप शिक्षाविद हैं, बहुत ही संजीदा कवि हैं। आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं और आपने बच्चों के अंदर उन मुद्दों को उठाने की बात की, बच्चों की जुबान तक, बच्चों के पढ़ने में वो सारी चीजें लाने की बात की, जिस भाषा संस्कार की बात सुंदरलाल जी यहाँ पर कर रहे हैं। आप बच्चों के लिए जब ये बात करते हैं तो कैसे उनको जमीनी मुद्दों से जोड़ने की बात अपने लेखन में करते हैं? गणि जी, सबसे पहली तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज तक जितने भी आयोग आए शिक्षा से संबंधित, अधिकतर ने इस बात पर जोर दिया कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में बहुत जल्दी ग्रहण करता है, बहुत जल्दी सीखता है, सहजता से सीखता है। अब एनईपी 2020 भी यही बात बोल रही है। आज तक भी बोला गया, लेकिन उसको क्रियान्वित बहुत कम, ना के बराबर हुआ। अब इस बार हमें थोड़ा शासन प्रशासन हरकत में दिख रहा है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी हम गढ़वाली की पाठ्य पुस्तकें तैयार करके आ रहे हैं, आंगनबाड़ी से लेके बाल बाटिका से लेके 5वीं तक की, जिसकी जिम्मेदारी चढ़ी गांव डाइट पौड़ी गढ़वाल को मिली। तो हमारा सौभाग्य है कि उन किताबों को तैयार करने का, उस पाठ्यक्रम को तैयार करने का हमें मौका मिला। उसमें गिरीश सुंदरियाल जी भी है और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। अब आपने बात की कि बच्चा कैसे बहुत सरलता से ग्रहण कर ले। हकीकत ये है कि अन्य भाषाओं में कठिनाई होती है बच्चे, वो उसकी अपनी भाषा है, उसकी मातृभाषा है, उसने अपनी माँ से सीखा है जी। उत्प्लावन बल को मैं अगर इंग्लिश में बताऊं उसे या हिंदी में बताऊं उसे, उतनी आसानी से नहीं समझता। वो जड़त्व के सिद्धांत को उतनी आसानी से अन्य भाषाओं में नहीं समझता जितना अपनी भाषा में हम उसको समझाते। अरे अच्छा ये चाहिए, ये तो मैं पहले बेटा, ये तो मैं जानू छो, यानी वो एकदम से वो उसकी बात है तो वो समझ गया। अन्य भाषाओं में वो रटता है, समझता नहीं है, रटता है, जबकि अपनी भाषा में समझता है, ग्रहण करता है, वो उसकी अपनी भाषा है। तो ये चैलेंज हमारे लिए कम होता है जब मातृभाषा में हम एक शिक्षक हैं। मैं जब पठन पाठन करता हूँ कक्षा में तो अंग्रेजी हिंदी तो है ही कक्षाओं में चल रहा है, लेकिन जब गढ़वाली में हम बोलता है या गढ़वाली में हम पढ़ा तो बच्चों को बहुत मजा आता, वो तो रुचि और वो बहुत जल्दी समझते नहीं बात है। विषय कोई भी हुआ वह विषय था बहुत जल्दी समझते। तो भाषा मातृभाषा में सहजता हो न कि उलझन हो, न परेशानी नहीं होती। तो कुल मिला के अपनी भाषा में उसको सहजता होती है। इसी बात को जो शिक्षाविद है वो समझ रहे हैं और उन्होंने 2020 एनईपी में इस बात को रखा है कि पहले 5वीं तक, उसके पश्चात 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षण हो या मातृभाषा की शिक्षा हो, दोनों चीजें रखी कि मातृभाषा की शिक्षा जरूर होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा न भी हो, माने सारे विषय न भी पढ़ाए जाएं, मातृभाषा को जरूर पढ़ाया जाए। भेंजवाल जी, जो बात यहाँ पर जो शंका भी व्यक्त की और उत्साह के साथ भी कहा कि एक अलग तरह का वातावरण एनईपी 2020 जो बात करता है उसमें वही सारी बातें कि पहले के जितने आयोग बैठे उन्होंने भी ये सिफारिश की कि मातृभाषा में हो, और हुआ नहीं। एक चिंता तो ये, और साथ ही जैसे धर्मेंद्र नेगी उठा रहे हैं बात को कि ये बहुत बेहतरीन अवसर है जिस तरह से इस समय पूरे देश में एक वातावरण बना है मातृभाषाओं को लेकर। आपको क्या लगता है कि यह 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, क्या इसमें भी मातृभाषाओं का हश्र वही होगा जो पहले हुआ, या इसमें कुछ संभावनाएं दिखती हैं आपको? हाँ, लगभग मुझे लगता है कि वही हश्र होना है जो 2005 में हुआ था, क्योंकि इसका कारण है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके एक प्रोजेक्ट देते हैं और एक जो हमारे अधिकारी होते हैं उनको, जैसे आपने भी कहा था कि एक गाली थी उसमें और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, वो वाला वही मुद्दा होता है उनको कि एक बहाना चाहिए कि कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि जो हमारी मातृभाषाएं हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस पे काम करने वाले हैं, जिन्होंने इसको अनुमोदन देना है, इसको इन भाषाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं। भाई आज जो जानकार हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा में लोगों पे
पे जिन्होंने शोध किया है कि बच्चों पे शोध किया है कि ये मातृभाषा में जल्दी ग्रहण करते हैं, उनकी समझ में ये चीजें नहीं आती हैं जल्दी। जो अधिकारी वर्ग है, पहले विभाग का हो गया, विभाग से फिर शासन में जाता है, और 25 चीजें होती हैं। डॉक्टर हटवाल जी हैं, उनसे मेरी कई बार चर्चाएं होती हैं, और वो पूरी मेहनत के साथ एक प्रोजेक्ट सामने रखते हैं, तो लगता है कि हो जाएगा, परंतु फिर वो डिप्टी डायरेक्टर उसने कुछ कैंची मार दी, फिर ऊपर गया, अपर निदेशक ने थोड़ा कैंची मार दिया, निदेशक बोलता है अरे ये क्या है, वो वाला भी होना चाहिए था, ये तो है ही नहीं। माने वो सोचते हैं कि इन्होंने मानी इतनी मेहनत करके वो तैयार करते हैं, तो उसको वो होता है। मुझे नहीं लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। जिस तरह के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाषा में काम करने वाले लोग, लगभग समकालीन लोग, ये 34 साल बाद दूसरी ये नई शिक्षा नीति आई है, इसके आलोक में अगर बात करें, जो शंकाएं हैं, आपको नहीं लगता नौटियाल साहब कि आज से पहले इस तरह के वातावरण में कभी लोग मातृभाषाओं के पक्ष में खड़े नहीं हुए जिस तरह इस समय हो रहे हैं? तो क्या ये नई संभावनाएं जगाता है या नहीं? गणेश जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है कहते हैं, और ये ठीक है कि बड़ी बात ये है जो जहां धर्मेंद्र नेगी ने बात छोड़ी थी, मैं उसी को थोड़ा इतना उसमें और ऐड कर दूं कि ये जो मातृभाषा का इशू है जो नई शिक्षा नीति में आया है, ये किसी भाषाविद ने नहीं दिया, ये इशू दिया डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने, जिनका की भाषा से, साहित्य से कोई लेना देना, वो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक आदमी है। और एक वैज्ञानिक ने ये बात समझ ली कि फ्रेंच में, इटालियन में, स्पेनिश में, इन भाषाओं में जब मैं पढ़ रहा हूँ किताबें, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो गढ़वाली आदमी, गढ़वाली बच्चा गढ़वाली में पढ़े, धर्मेंद्र नेगी की ही बात को, तो के कस्तूरीरंगन जैसे प्रकांड वैज्ञानिक जब इस बात को स्वीकार करते हैं, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि इस पर कम से कम एक नेशनल सहमति तो बन गई, एक राष्ट्रीय सहमति तो बन गई कि मात्र। लेकिन जिस तरफ बेंजवाल जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, और बहुत जायज, हम सभी का अनुभव है वो, और जब आप सिस्टम में घुसते हैं तो समझ में आता है कि वो चीजें क्यों, एक जो अभिजात्य वर्ग है वो क्यों चाहेगा कि कुछ नई नई भाषाएं आए, और वो एक नई तरह का भाषाओं का भी अपना एक बड़ी राजनीति है। उस पर न जाते हुए अगर केवल इन प्रयासों को भी हम अगर दृष्टिगत रखें, तो मैं कहता हूं कि अगर प्राइमरी स्तर पर भी आप मातृभाषा को किसी न किसी रूप में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये एक बड़ी पहल होगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा होगा। आपने बात बहुत सही कही नौटियाल जी, लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं, वही देश है, वही नागरिक हैं, वही नीतियां हैं, लगभग सिस्टम तो पूरा वही है, लेकिन ये भारतीय भाषा उत्सव शब्द भी और शब्द के साथ शुरू होने वाली गतिविधियां भी, सुंदरलाल जी, नहीं लगती कि एक नए वातावरण का सृजन कर रही हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे बेंजवाल जी ने भी एक शंका जाहिर की है, और वो आज की तिथि में उन्होंने वो उसका अवलोकन करके नहीं किया, बल्कि उनका पिछले 35-40 वर्षों का उनका अपना अनुभव है भाषा को लेकर के, तो ये बात भी सही है। लेकिन आज के आलोक में मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा आशान्वित होने की जरूरत है, और इसलिए भी जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अपनी भाषा को शिक्षा से जोड़ें, रोजगार से जोड़ें, तो उसके लिए जाहिर है कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे राजनेताओं की होनी चाहिए, तब बात आगे बढ़ेगी। एक बात ये, दूसरा बात, हमारा समाज की मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं कि भाषा को लेकर के हमारा जो भावनात्मक लगाव है, अपनी भाषा के प्रति जो हमारा सम्मान का तरीका है, वो होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि राज्य स्तरीय से ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर हमारा चिंतन, हमारा अपनी भाषा के प्रति प्रेम, हमारे भाषा के प्रति अपना भावनात्मक लगाव जरूर होना चाहिए। और मैं बहुत आशान्वित हूं कि जिस तरह से हमारा समाज, हमारा रचनाधर्मी वर्ग रचनाशीलता पर कायम है, और जिस तरह पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राजनीतिज्ञ लोगों पर जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश की शिक्षा नीति को का निर्धारण करेंगे, उन पर एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप हमारा समाज का जरूर होना चाहिए, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। और सच बात तो ये है कि जिन पर प्रेशर की हम बात कर रहे हो, हमारे ही अंग हैं, हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं। और आज संयोग की बात है कि हेलो हल्द्वानी में जहां जहां हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी, आप सुन रहे होंगे, तो अपनी भाषा के प्रति अगर आप में लगाव है, तो उसको लेकर के आपको ये बात करनी ही चाहिए। आज नहीं तो कल हमारी अस्मिता के सवाल को लेकर जब भी बात होगी, तो सबसे पहले भाषा ही खड़ी होगी। ऐसी स्थितियों में धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के कंपोनेंट हैं, जो ये हमारे माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, या जो चैनल्स जो चल रहे हैं और तमाम तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक वो चल रहा है, इसका उपयोग हम इसमें कैसे कर सकते हैं? गणेश जी, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, जो ये भाषा की बातें हैं, या जितने लोग हमारी भाषाओं में काम कर रहे हैं,
लोक भाषाओं में, ये पहले भी लोगों ने काम किया लेकिन वो सब तक नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया ने ये काम किया कि उसने हमको जोड़ा, साहित्यकारों को जोड़ा, उस भाषा के लोगों को जोड़ा। आज हम सोशल मीडिया पे एक रचना लिखते हैं गढ़वाली में, वो कुछ ही सेकंडों में पार चली जाती है। पहले ये सुविधा नहीं थी, सोशल मीडिया ने ये काम किया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ही कारण आज नए लड़के अपनी भाषा से जुड़ रहे हैं, नए नए लड़के भी लेखन कार्य कर रहे हैं। दूसरा गीत संगीत हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, बाहर रहने के बाद भी वो अपनी भाषाओं से जुड़ रहे हैं किसी न किसी तरह से। और जब जुड़ रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, अब ये भाषा मरेगी नहीं, ये भाषा आगे बढ़ेगी। जहां पहले हम लोग, एक दौर ऐसा था कि हम लोगों ने अपनी भाषा से एक तरह से अपने को बचाने की कोशिश की, लोगों को बताने से कि मैं गढ़वाली हूँ या मैं कुमाऊनी हूँ, हम छुपाते थे खुद को, बाहर हमारे लोगों ने छुपाया खुद को। लेकिन आज हम पहाड़ी हैं या मैं गढ़वाली हूँ, ये नए नए लड़के टैग कर रहे हैं, तो लग रहा है नहीं, अब वो बात नहीं रहेगी छुपाने वाली। उसका कारण ये है कि हमारे लोग बड़े पदों पे गए। उसका मैं ये सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि जो हमारे दादा लोग बाहर गए, उन्होंने उस समय जो काम किया, छोटा काम किया, तो जो उनके बच्चे थोड़ा सा बड़े पद पे आए, उन्होंने अपने को वहां छुपाने की चौकीदारों वाली छवि या घर में काम करने वाली छवि, इस छवि से बचने के लिए अपने को पहाड़ी बोलने से छुपाया। लेकिन तीसरी पीढ़ी जब बहुत ऊंचाई पे पहुंची, उसने फिर गर्व जताया कि हाँ हम पहाड़ी हैं, और उसका प्रभाव अब नई पीढ़ी पे पड़ रहा है कि अब हम, चाहे वो विपिन रावत जी हों, चाहे डोभाल जी हों, चाहे जितने बड़े पदों पे लोग हैं, उनके कारण नई पीढ़ी को भी गर्व हो रहा है कि हम पहाड़ी हैं, और अपनी भाषा से जुड़ाव भी हो रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल हो रहा है, और सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे रेडियो हैं और दूरदर्शन, उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र जो है, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है कि वास्तव में अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में ये सब चीजें महत्व। चलिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, इसलिए जाएगी कि जो चिंताएं बेंजवाल सर ने उठाई यहाँ पर, जो उनकी चिंता है कि कैसे, और कदाचित हम सबकी भी चिंता है कि भाषा को लेकर के अगर हम सजग नहीं रहे तो फिर भाषा के मरने के खतरे दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी स्थितियों में जो ये सोशल मीडिया है, जो ये सोशल मीडिया, आभासी मीडिया है, इसका उपयोग क्या हम हथियार की तरह कर सकते हैं अपने भाषा को बचाने में, कि जहां पर हमारे इस सिस्टम में लंगड़ी देने की बात हो रही हो, क्या नौटियाल जी ऐसा हो सकता है कि इसका हम हथियार की तरह उपयोग करके वहां प्रेशर बनाने की कोशिश करें जहां लोग हमारी भाषा को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं? कणी भाई, सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार है, हम में से पूरे विश्व में किसी भी आदमी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अरब जगत में कोई क्रांति होगी। अरब जगत की जो हालिया क्रांति है, जिसने बड़े बड़े तमाशाओं को एक झटके, नहीं हिजाब से पहले भी जो ट्यूनीशिया से होकर आई, और जिसमें आपका मिस्र और तमाम दूसरे देशों में, कौन कल्पना करता था? बिल्कुल कोई सड़क पर नहीं उतरा, केवल आप अपने घर के अंदर बैठे हुए अपने फोन पर लगे हुए थे। अगर सिस्टम, जैसे बेंजवाल जी कह रहे हैं, बिल्कुल शब्द सा मैं सहमत हूँ बेंजवाल जी की बात से, सिस्टम चीजों को रोकता है, उसमें उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ये भी सही बात। लेकिन अगर जिस तरफ मैं आपके सवाल का संकेत समझ गया हूँ, अगर इसको कम्युनिटी ने, समाज ने, समुदाय ने अगर तय कर लिया कि उनको उनका खुलासा करना है और भाषा को मेन स्ट्रीम में लाना है, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं सोचता हूँ अगर अरब में क्रांति हो सकती है तो ये तो फिर भी उत्तराखंड है, यहाँ एक बड़ी क्रांति होनी चाहिए। आपने बड़ा उत्साह बढ़ा है और आपके बोलने से लगता है कि हम लोग कहीं अपने ही से ही शुरू करें इसको। तो बेंजवाल सर की जिस तरह की बात आ रही है, हम छोटे छोटे घटकों से हमें ये तो पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ हो रही है। ऐसी स्थितियों में भाषा के लिए वातावरण तो सृजित किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। नौटियाल जी ने बोला कि सोशल मीडिया बड़ा कैसे उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें, पर ऐसा भी नहीं है। अगर हम उसमें डाल दें, हम 8 लोग हैं, परंतु हमारे साथ बहुत कम लोग हैं जो इसको समर्थन करते हैं, ये भी एक समस्या है। कई लोग जो बीच बीच में सवाल उठते हैं, कमेंट्स आएंगे कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या रोजगार मिलेगा, या इससे क्या हमारे जो बच्चे हैं उससे क्या वो उनकी जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो नहीं होगी। कई प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं और तब थोड़ा सा ये होता है कि हाँ यार, कुछ सवाल इनके भी तो ठीक हैं, ये भी लगता है। तो ये हमको पहले जो आपने आज दिन में भी बात कही कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हुई तब तक हम आगे रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी जो मातृभाषा है आगे नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद बेंजवाल जी। और हेलो हल्द्वानी तो हमारे साथ ही।
बिल्कुल जी, बिल्कुल निश्चित रूप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये रेडियो, सामुदायिक रेडियो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि जहां तक हमारी ये आवाज जा रही है वहां के सारे साथी अपनी भाषा को लेकर अपनी जगह में खड़े होकर के एक मंच पर आने का काम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो हेलो हल्द्वानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सार्थक बातचीत के लिए हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया। इसके साथ ही मैं एक बार फिर रमाकांत बेंजवाल जी, गिरीश सुंदरयाल जी, मुकेश नौटियाल जी और धर्मेंद्र नेगी जी, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हेलो हल्द्वानी के लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद गणी जी।